वेलकम टू सीजी शिक्षा मैडी साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का 13 चैप्टर। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण के बारे में। चलिए तो अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में ये क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से एनालिसिस करते हैं भाई। क्लियर? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। क्लियर? तो पहला अल्फा किरण के गुण के बारे में जानते हैं। अल्फा किरण के बारे में जानते हैं भाई। चलिए अल्फा किरण के बारे में जानते हैं। अल्फा किरण होती क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर परिकल्पना करते हैं अल्फा किरण के बारे में। ठीक है, अल्फा किरण क्या होती है भाई, इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। क्लियर? तो चलिए क्या होती है अल्फा किरण, ये धनावेशित कण होते हैं। जो अल्फा किरणें होती है वो क्या होती है, धनावेशित कण होती है। जो अल्फा किरणें होती है वो क्या होती है, धनावेशित कण होती है। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है भाई। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर ये धनावेशित कण होते हैं, इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर? मतलब ये धनावेशित कण होते हैं। ये क्या कण होते हैं, धनावेशित कण होते हैं। ये आप लोगों के धनावेशित कण होते हैं। ये धनावेशित कण होते हैं और इनका द्रव्यमान जो होता है भाई, इनका जो द्रव्यमान होता है वह हीलियम और नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। हीलियम और नाभिक के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। द्रव्यमान के बराबर होता है। क्लियर? नाभिक के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये धनावेशित कण होते हैं। अल्फा कण में क्या होते हैं, धनावेशित कण होते हैं। इनके द्रव्यमान क्या होती है, हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान के क्या होती है, बराबर होती है। हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान की क्या होती है, बराबर होती है। यह प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, या फिर प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ये द्विआयनित हीलियम परमाणु होता है। ये द्विआयनित हीलियम परमाणु होता है जिसके कण को हम लोग 2He से भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जिसके कण को हम लोग 2He से भी क्या करते हैं भाई, प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा किरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि अल्फा किरणों के माध्यम से हम इस चीज़ को जानते हैं कि अल्फा किरणें ये धनावेशित किरणें होती है। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। यह प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ये द्विआयनित हीलियम परमाणु होता है। यह कण के 2 हीलियम के परमाणु के नाम से भी इस चीज़ को हम लोग क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो अल्फा किरणों के बेस पे आप लोगों को जानते हैं कि यहाँ पर अल्फा किरण क्या होती है। ये अल्फा किरणों के माध्यम से जो हम लोग करते हैं धनावेशित कण होती है। इसके द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान की क्या होती है, बराबर होती है। नाभिक के द्रव्यमान की क्या होती है, बराबर होती है। यह प्रोटॉन का द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 4 गुना होता है। या फिर हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि प्रोटॉन के द्रव्यमान का, यहाँ से किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान का, प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है बोलने से, यह 4 गुना होता है। कितना गुना होना है बोलने से, ये 4 गुना होता है। ये द्विआयनित हीलियम परमाणु के साथ होता है, जिसके अंतर्गत में ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ में हम लोग देखते हैं, ये फर्स्ट कंटेंट के बेस पे है। सेकेंड कंटेंट के बेस पे देखते हैं भाई, ये सभी रेडियो एक्टिव यौगिकों से निकलती है। ये सभी रेडियो एक्टिव, देखिए ये सभी रेडियो एक्टिव यौगिकों से क्या होती है, निकलती है। ये सभी रेडियो एक्टिव यौगिकों से निकलती है। और थर्ड चीज़ में हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों से, ये विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों से क्या होती है, विक्षेपित होती है। दोनों क्षेत्रों से ये क्या होती है भाई, विक्षेपित होती है। क्लियर? तो ये विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों से क्या होती है, विक्षेपित होती है। और चौथा नंबर हम लोग ये देखते हैं कि ये गैसों को आयनित कर देती है। ये गैसों को क्या कर देती है, आयनित कर देती है। और जबकि इसकी आयनीकरण क्षमता बीटा कणों की तुलना में 100 गुनी तथा गामा किरणों की तुलना में 10,000 गुनी होती है। क्लियर? मतलब कितना शक्तिशाली देख लीजिए। अल्फा किरणों की जो शक्ति होती है वह बीटा कणों की तुलना में 100 गुनी होती है, जबकि गामा किरणों की तुलना में यह 10,000 गुनी होती है। कितनी गुनी होती है, यह 10,000 गुनी होती है। तो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण के बेस पर हम लोग इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखते हैं। तो अल्फा किरण के माध्यम से जब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई, किसके माध्यम से देखते हैं, अल्फा किरण के माध्यम से जब इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये धनावेशित कण होते हैं। ये क्या होते हैं, धनावेशित कण होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के क्या होता है,
बराबर होता है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि यह प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है? 4 गुना होता है। ये द्विआनित हीलियम परमाणु होता है। इसके कण को हम लोग 2He से भी प्राप्त कर लेते हैं। यह सभी रेडियो एक्टिव यौगिकों से निकलती है। ये सभी रेडियो एक्टिव यौगिकों से क्या करती है? निकलती है। ये विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों से विक्षेपित होती है भाई, और ये गैसों को आयनित कर देती है। इसकी आयनीकरण क्षमता बीटा किरणों की तुलना में 100 गुनी होती है, और जबकि गामा किरणों की तुलना में 10,000 गुनी होती है। 5वां नंबर में हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। ये क्या करती है? फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है? प्रभावित करती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है भाई? तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है। और 6वां नंबर पे हम लोग ये देखते हैं कि अल्फा कणों की चाल प्रकाश की चाल की, अल्फा कणों की चाल प्रकाश की चाल की 1/10 गुनी होती है। 1/10 गुनी होती है। कितने गुनी होती है? तो 1/10 गुनी होती है। तो अल्फा किरण, बीटा किरण एवं गामा किरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इसकी उपयोगिता किस बेस पे होती है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को इस बेस पे देख सकते हैं भाई कि यह अल्फा किरण, बीटा किरण एवं गामा किरणों के गुण के बेस पे होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं कि यह धन आवेशित कण होती है, तथा इनका द्रव्यमान हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान की क्या होती है? बराबर होती है, या फिर प्रोटॉन के 4 गुना होता है। ये द्विआनित हीलियम परमाणु होता है, तथा इसके कण में हीलियम के 2 परमाणु के रूप में भी क्या होती है? प्रदर्शित होती है। ये सभी रेडियो एक्टिव आयनों से निकलती है। क्या होती है? ये सभी रेडियो एक्टिव यौगिकों से निकलती है, और ये विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों से विक्षेपित होती है। क्लियर? ये गैसों को क्या कर देती है? आयनित कर देती है, तथा इसकी आयनीकरण क्षमता बीटा कणों की तुलना में 100 गुनी होती है, तथा गामा किरणों की तुलना में क्या होती है? 10,000 गुनी होती है। कितने गुनी होती है? 10,000 गुनी होती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। ये क्या करती है? फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। अल्फा कणों की चाल प्रकाश की चाल की 1/10वीं गुनी होती है। अल्फा कणों की चाल प्रकाश की चाल की 1/10 गुनी होती है। कितनी गुनी होती है? 1/10 गुनी होती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अल्फा किरण के बेस पे, और बीटा किरण के बेस पे, और गामा किरण के बेस पे, तीनों किरण के बेस पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वास्तव में किस तरीके से होती है। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर अल्फा किरण के बेस पे देख रहे हैं। तो ये अल्फा किरणों के माध्यम से जो चीज़ मैं यहाँ पर बताया कि यह धन आवेशित कण होती है, जिसका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होती है, तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 4 गुना होता है, तथा ये द्विआयनित हीलियम परमाणु होती है। यह कितनी होती है? द्विआयनित हीलियम परमाणु होती है। क्लियर? इसके जो कण होते हैं भाई, ये सभी रेडियोएक्टिव यौगिकों से निकलती होती है, और ये विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों से क्या होती है? विक्षेपित होती नजर आती है। ये गैसों को आयनित कर देती है, तथा इसकी आयनीकरण क्षमता बीटा कणों की तुलना में 100 गुनी होती है, तथा गामा किरणों की तुलना में ये 10,000 गुनी होती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। अल्फा कणों की चाल प्रकाश की चाल की 1/10वीं गुनी होती है। 1/10वीं गुनी होती है, मतलब 1/10 गुनी होती है। तो अल्फा किरण के बेस पे जो हम लोग यहाँ पर परिकल्पना कर रहे हैं, यहाँ पर जो अल्फा किरण के बेस पे इसके गुणों के माध्यम से जो देखते हैं, और वास्तविक चीज में यह बीटा किरणों की तुलना में 100 गुनी और गामा किरणों की तुलना में 10,000 गुनी, रियलिटी में भी इसकी जो आयनीकरण क्षमता होती है वो इतनी गुनी अधिक होती है। और यहाँ पर इस किरण के माध्यम से जो हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट करते हैं, इस फोटोग्राफिक प्लेट को भी यह क्या कर देती है? प्रभावित कर देती है। अल्फा कणों की जो चाल होती है वह प्रकाश की चाल से लगभग 1/10 गुनी होती है। मतलब देख लीजिए यहाँ पर कितना गुनी होती है। ठीक है, इसकी आप लोग परिकल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से है। तो ये हमारा अल्फा का किरण के माध्यम से इसका तो नेचर हो गया, जिसके अंतर्गत आप लोग देख ही चुके हैं कि ये किस किस आवेश में है, धन आवेश में है, ऋण आवेश में है कि किस आवेश में है। तो यह धन आवेशित कण होते हैं, इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के क्या होती है? बराबर होती है। यह प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 4 गुना होता है। ये सभी रेडियोएक्टिव यौगिकों से निकलती है। क्लियर? तो ये आप लोगों के अल्फा किरण के गुण हो गया। चलिए अब इसके बाद आगे के कंटेंट को देखते हैं हम लोग। इसका आगे का कंटेंट है, इसी के बेस पे 7वें नंबर पे दिया गया है। 7वें नंबर पे इसका दिया गया है भाई, क्या दिया गया है? इनकी भेदन क्षमता, इनकी भेदन क्षमता है। ठीक है, इनकी भेदन क्षमता कम होती है। 7वें नंबर पे देखते हैं इनकी भेदन क्षमता क्या होती है? कम होती है, तथा इनकी भेदन क्षमता बीटा कणों की गुनी होती है, बीटा कणों की दुगुनी होती है, तथा वाई किरणों की क्या होती है? वाई किरणों की क्या होती है? 1/10,000 गुनी होती है। ठीक है, 10,000 गुनी होती है। ठीक है, ये हो जाती है आप लोगों की 10,000 गुनी
होती है। क्लियर। तो चलिए ये 7वें नंबर के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि इनकी भेदन क्षमता कम होती है। इसकी भेदन क्षमता क्या होती है? कम होती है, तथा इनकी भेदन क्षमता में बीटा कणों की दोगुनी होती है, तथा यह वाई किरणों के बेस पे क्या होती है? 1/10,000 गुनी होती है। 8वें नंबर पे देखते हैं भाई, जिंक सल्फाइड एवं बेरियम पेरिनोडाइट के बेस पे। जिंक सल्फाइड, यहाँ से देखिए 8वें नंबर पे हम लोग देखते हैं जिंक सल्फाइड एवं बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड के बेस पे। ठीक है, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड के बेस पर यह पढ़ने पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। यह क्या उत्पन्न करती है भाई? तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। क्लियर। तो जिंक सल्फाइड एवं बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर पढ़ने पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। तो इसको हम लोग प्लेटिनोसाइनाइड के बेस पे, बेरियम के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। और 9वां नंबर पे हम लोग देखते हैं भारी धातु। यहाँ से 9वां नंबर में देखते हैं भारी धातु जैसे कि सोना, भारी धातु जैसे कि सोना या अभ्रक, भारी धातु जैसे कि सोना या फिर अभ्रक से गुजारने पर, ठीक है, भारी धातु जैसे सोना या अभ्रक से क्या करने पर? गुजारने पर प्रकीर्णित हो जाती है। यह क्या हो जाती है? प्रकीर्णित हो जाती है। जब भी हम इस चीज़ को जिंक सल्फाइड एवं बेरियम प्लेटिनोसाइड पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या उत्पन्न होती है? प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो जाती है। और जब इसको हम लोग भारी धातु के बेस पे करवाते हैं, भारी धातु जैसे कि सोना के बेस पे या चांदी के बेस पे या अभ्रक के बेस पे गुजारते हैं तो वहाँ पर वह क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है। तो उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं बीटा किरणों के गुण को देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट है वह है बीटा किरणों के गुण। तो अल्फा किरणों के गुण के बेस पे आप लोगों ने ये देखा कि यह किस तरीके से होती है, इसकी भेदन क्षमता कितनी होती है, इसके आयनीकरण क्या होता है, आयनीकरण प्रभाव किस बेस पे होता है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इनकी भेदन क्षमता कम होती है। जो आप लोगों के पास अल्फा किरणें होती है उनकी भेदन क्षमता क्या होती है? आपस में कम होती है। ठीक है, तो वहाँ पर भेदन क्षमता के बेस पे वहाँ पर दिया गया है कि इनकी भेदन क्षमता बहुत कम होती है। इनकी भेदन क्षमता बीटा कणों की तुलना में दुगुनी तथा गामा किरणों की तुलना में 10,000 गुनी होती है। जबकि जिंक सल्फाइड एवं बेरियम प्लेटिनोसाइड पर पढ़ने पर वह प्रतिदीप्ति क्या करती है? उत्पन्न करती है। तो जैसे कि भारी धातु जैसे कि सोना या अभ्रक से गुजारने पर प्रकीर्णित हो जाता है। आप सेकेंड देखते हैं भाई, यहाँ से हम लोग बीटा किरणों का गुण। अल्फा का तो देख लिया, बीटा का किस तरीके से इसकी प्रवृत्ति होती है, इस बीटा किरणों के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। तो बीटा किरणों के गुण के बारे में हम लोग जानते हैं। बीटा किरणों के गुण के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो सर्वप्रथम क्या हो जाएगा? बीटा किरणों जो कण का द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837 गुना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को देख लेते हैं। जो बीटा किरणें होती है, बीटा किरणें होती है अल्फा बीटा गामा के बेस से होती है। जो बीटा किरणें कण का द्रव्यमान होता है, किसका द्रव्यमान होता है? इस कण का जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान का, भाई, वह प्रोटॉन के किसका? द्रव्यमान का, किसका? प्रोटॉन के द्रव्यमान का। ठीक है, तो बीटा किरणों के गुण के बेस पर अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो वह बीटा किरणों के कण का द्रव्यमान का प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837 मतलब 1/1837 वह भाग होता है। ठीक है, 1/1837वां भाग होता है। ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होते हैं? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होते हैं? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका विराम द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ होता है। ठीक है, 9.1 × 10⁻³ होता है। क्लियर, ये किलोग्राम के बेस पे होता है। तो बीटा किरणों के गुण के बेस पे अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो बीटा किरणें के बेस पे अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो बीटा किरणों में कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 10वां भाग होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या होता है? 10वां भाग होता है। ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका विराम द्रव्यमान, यहाँ से देखिए, जिनका विराम द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। क्लियर, तो इस बेस पे आप लोगों का जो बीटा के बेस पे जो हम लोग यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे और इनका थ्योरिटिकल चीज़ को देख रहे हैं वो इसी के अकॉर्डिंग आते जाएगा। क्लियर, चलिए
इसका सेकेंड गुण को देखते हैं। ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के लिए, ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के लिए, ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के लिए देखिए, ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, विक्षेपित हो जाती है। तो ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है तथा ये ऋण आवेशित होती है, तथा ये क्या होती है, ऋण आवेशित होती है, तथा ये ऋण आवेशित होती है। इनका आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इनका जो आवेश होता है, इनका जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम होता है भाई। क्या होता है बोलने से ही आप लोगों का कूलाम होता है। क्लियर, कूलाम के समान होता है। किसके समान होता है, तो यह कूलाम के समान होता है। तो बीटा किरणों के बेस पे हम लोग ये गुण को देख रहे हैं भाई कि बीटा किरणें जो कि यहाँ से हम लोग देखते हैं कि बीटा किरणों कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 10वां भाग होता है। ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है भाई। ये क्या होता है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका विराम द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होता है। ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाती है। ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है तथा ये ऋण आवेशित होती है। इनका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम के समान ही होता है। तो इस बीच में हम लोग बीटा किरणों के गुण को देख लिए, जिसके अंतर्गत द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। जबकि अल्फा किरणों के बेस पे ऐसा नहीं होता था। ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है जिनका विराम द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 के बेस पे होता है। और इसका लास्ट पॉइंट को देखते हैं। ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाती है। ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से, देखिए ये जो है, ये जो सिस्टम के बेस पे है, यह विद्युत क्षेत्र, ये आपका विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से, ये विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, तो यहाँ से वह विक्षेपित हो जाती है, यहाँ से वह विक्षेपित हो जाती है। कहाँ से विक्षेपित हो जाती है, यहाँ से। ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती है तथा ये ऋण आवेशित होती है, ये ऋण आवेशित होती है तथा इनका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के, तथा इनका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम के समान होता है। किसके समान होता है, तो इस कूलाम के समान होता है। तो इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। इनकी भेदन क्षमता के लिए, जैसे कि आप लोग अल्फा किरण के बेस से बोल रहे हैं, तो इनकी भेदन क्षमता कम होती है तथा इनकी भेदन क्षमता बीटा की कणों की तुलना में क्या होती है, दोगुनी होती है। तथा गामा किरणों की तुलना में क्या होती है, गामा किरणों की तुलना में 1/10,000वां गुना होती है। जिंक सल्फाइड के बेस पे जब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई, किसके बेस पे देखते हैं, जिंक सल्फाइड के बेस पे, तो जिंक सल्फाइड एवं बेरियम पेरिटिनोसाइनाइड पर पड़ने पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। भारी धातु जैसे कि सोना या अभ्रक से गुजारने पर प्रकीर्णित होती है। बीटा किरणों के गुण, बीटा किरणों के कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका विराम द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होता है। ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाता है। ये ऋण आवेशित होता है तथा इनका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम के बेस पे होता है। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बीटा गुणों के किरणों के बारे में जाना है। चलिए, तो बीटा किरणों के बारे में जानने से के बाद इसका आगे का देखते हैं। इसका थर्ड होता है इनका वेग 0.36 से, ठीक है। जो बीटा किरणें होती है भाई, बीटा किरणें, बीटा किरणें का इनका जो वेग होता है भाई, इनका जो वेग होता है वह 0.36 सेकेंड के बेस से आपके पास 0 इंटू 980 के बेस पे होता है। इतने के बेस पे होता है, जहाँ सी प्रकाश का वेग है, जहाँ सी प्रकाश का वेग है, जहाँ सी प्रकाश का वेग है, सी इक्वल टू यही होता है प्रकाश का वेग 3 इंटू 10 टू द पावर -8। ये आपका प्रकाश का वेग के बेस पे होता है। क्लियर। तो चलिए, इसका हम लोग बीटा किरणें के बेस पे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका वेग 0.36 से, थर्ड नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। इनका वेग 0.36 से 0.980 तक होता है, जहाँ सी प्रकाश का वेग होता है, जहाँ पर इसके पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर। तो ये थर्ड नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए। फोर्थ नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, फोर्थ नंबर के बेस पे इसकी वैल्यूज़ किस तरीके से आती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए इनकी भेदन क्षमता
इनकी भेदन क्षमता अल्फा कणों की 100 गुनी होती है। इनकी भेदन क्षमता अल्फा कणों की 100 गुनी होती है तथा वाई कणों की 1/100 गुनी होती है। वाई कणों की 1/100 गुनी होती है। तो हम लोग थर्ड नंबर पे ये चीज़ को पढ़ते हैं कि इनका वेग जो होता है वह 0.36 सेकंड से 0.980 तक होता है, जहाँ सी प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है तथा इनकी भेदन क्षमता अल्फा कणों की 100 गुनी होती है तथा इनकी क्षमता क्या होती है, इनकी क्षमता अल्फा कणों की क्या होती है, 100 गुनी होती है तथा वाई कणों की 1/100 गुनी होती है। 5वें नंबर पे हम लोग देखते हैं भाई, 5वें नंबर पे ये किस बेस पे आता है, इसके बारे में हम लोग गणना करते हैं भाई। 5वें नंबर पे ये गैसों को आयनित कर देती है। क्लियर, ये गैसों को आयनित कर देती है तथा इनकी आयनीकरण क्षमता ये गैसों का आयनित कर देती है तथा इनकी आयनीकरण क्षमता अल्फा कणों की 1/100 गुनी होती है। 1/, कितनी गुनी होती है, 100 गुनी होती है तथा वाई कणों की 100 गुनी भी होती है तथा वाई कणों की भी कितनी गुनी होती है, तो वाई कणों को भी यहाँ पर कितनी गुनी होती है भाई, तो यहाँ पर भी ये 100 गुनी होती है। तो ये गैसों को आयनित कर देती है। इनकी आयनीकरण क्षमता अल्फा कणों की 1/100 गुनी होती है और ये गैसों को आयनित कर देती है। इनकी आयनीकरण क्षमता अल्फा कणों की बेस पे होती है। और छठवां के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। 6वां नंबर के बेस में फोटोग्राफिक प्लेट को अधिक प्रभावित करती है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को यह अधिक प्रभावित करती है। और 7वें नंबर पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को यह अधिक प्रभावित करती है। उसके बाद प्रतिदीप्तिशील, यहाँ से हम लोग देखते हैं प्रतिदीप्तिशील पदार्थ से टकराकर यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, प्रतिदीप्तिशील पदार्थ से यह टकरा करके, देखिए यहाँ से प्रतिदीप्तिशील पदार्थ से टकराकर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। तो इनका वेग 0.36 सेकंड से 0.980 तक होता है, जहाँ सी प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इनकी भेदन क्षमता अल्फा कणों की 100 गुनी तथा वाई कणों की 1/100 गुनी होती है। ये गैसों को आयनित कर देती है तथा इनकी आयनीकरण क्षमता अल्फा कणों की 1/10वीं गुनी होती है, 1/100वीं गुनी होती है तथा वाई कणों की क्या होती है, 100वीं गुनी होती है। 6वें नंबर पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट को अधिक प्रभावित करती है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है, यह अधिक प्रभावित करती है, प्रतिदीप्तिशील पदार्थ से टकरा करके प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हुई नजर आती है, जिसमें बीटा किरणों के बेस पे 0.36 से 0.980 जहाँ पर सी प्रकाश का वेग के बेस पे होता है। तो इसके अंतर्गत में ये सारे गुण इसके बेस पे आते हैं। तो चलिए इसके आगे का देखते हैं भाई। अब गामा किरणों के बारे में देखते हैं, वास्तव में गामा किरणें किस तरीके से होती है, इसकी प्रवृत्ति किस तरीके से होती है, इसका व्यवहार किस तरीके से होता है, चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में इसकी व्यवहार किस तरीके से, चुंबकीय क्षेत्र के लिए यह क्या करती है, इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो गामा किरणों के गुण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ये किरणें अनावेशित किरणें होती है। गामा किरणों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए गामा किरणों के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये अनावेशित किरणें होती है। ये क्या होती है, अनावेशित किरणें होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करती है। ये क्या करती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करती है तथा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो जाती है, विक्षेपित नहीं हो जाती है। तो गामा किरणों के बेस पे हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि ये अनावेशित किरणें होती है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे के बेस पे होती है, अतः विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को किससे नहीं किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से इसको विक्षेपित नहीं किया जा सकता है। इस बेस पे हमारे पास जो थर्ड नंबर को लेकर के आए थे, इनका वेग प्रकाश के वेग के क्या होता है, समान होता है। जो इनका वेग होता है जो प्रकाश के वेग से संबंधित होता है, तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि इनका जो वेग होता है, गामा किरणों का जो वेग होता है, इसका वेग प्रकाश के वेग के क्या हो जाता है, समान हो जाता है। इस कारण से इसको उचित नहीं होगा इस चीज़ को कराना, ठीक है। तो इनका वेग प्रकाश के वेग के समान से क्या होता है, ऊंची हो जाती है। तो चौथे नंबर पे हम लोग इसको देखते हैं कि इनकी जो भेदन क्षमता होती है, इनकी जो क्या होती है, भेदन क्षमता होती है, ठीक है। गामा किरणों की जो क्या होती है, भेदन क्षमता होती है, वह बीटा किरणों की तुलना में 100 गुनी होती है। बीटा किरणों की तुलना में क्या होती है, 100 गुना होती है। बीटा
बीटा किरणों की तुलना में कितनी गुनी होती है, 100 गुनी होती है, तथा अल्फा किरणों की तुलना में यह 10,000 गुनी होती है। अल्फा किरणों की तुलना में यह कितनी होती है, 10,000 गुनी होती है। क्लियर। तो यह अल्फा किरणों की तुलना में यह कितनी गुनी होती है, 10,000 गुनी होती है। तो गामा किरणों के बेस पे हम लोगों ने ये चीज़ को देखा कि ये अनावेशित किरणें होती है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती है, अतः विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं कर सकते इस चीज़ को। इनका वेग प्रकाश के वेग के समान है, इनकी भेदन क्षमता बीटा किरणों की 100 गुनी तथा गामा किरणों की 10,000 गुनी होती है। और 5वें नंबर पे ये बताया जा रहा है भाई कि इस गुण के बेस पे, गामा किरणों के बेस में, कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को अन्य कणों की अपेक्षा ये फोटोग्राफिक प्लेट को अन्य कणों की अपेक्षा सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से बोल सकते हैं कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को अन्य कणों की अपेक्षा से क्या होती है, सबसे अधिक होती है, जो कि इससे क्या होती है, प्रभावित करते रहती है। क्या करती रहती है, प्रभावित करते रहती है। तो 6वें नंबर के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इनकी आयनीकरण क्षमता जो आप लोगों के गामा किरणों के बेस पे दिया गया है कि इनकी आयनीकरण क्षमता किरणों की तुलना में इनकी आयनीकरण क्षमता किरणों की तुलना में 1/10,000 गुनी होती है, 1/10,000 गुनी होती है, तथा बीटा किरणों की तुलना में, तथा यहाँ से हम लोग देखते हैं बीटा किरणों की तुलना में 1/100 गुनी होती है, 1/100 गुनी होती है। तो इस चीज़ को हम लोग गामा किरणों के बेस पे ये चीज़ को देख रहे हैं, जो कि 1 by 1 करके देख रहे हैं इस चीज़ को, कि ये अनावेशित किरणें होती है। क्या होती है, ये अनावेशित किरणें होती है। ये आपका जो गामा किरणें होता है भाई, ये गामा किरणें का शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दे रहा हूँ। तो गामा किरणें के बेस पे ये क्या होता है, अनावेशित होता है। ठीक है, ये आप लोगों के अनावेशित बेस पे होता है। और इसमें जो विद्युत चुंबकीय किरणें होती है वो बहुत लेट से होती है भाई। ठीक है, यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगे में, विद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ से हो जाएगी, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे के माध्यम से हो जाएगा। तो गामा किरणों के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ये अनावेशित किरणें होती है। ये क्या होती है, अनावेशित किरणें होती है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, अतः विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से यह विक्षेपित नहीं होती है। इनका वेग प्रकाश के वेग के समान होता है, तथा इनकी भेदन क्षमता बीटा किरणों की 100 गुनी होती है, तथा अल्फा किरणों की क्या होती है, 10,000 गुनी होती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को अन्य कणों की अपेक्षा सबसे अधिक प्रभावित करती है। इनकी आयनीकरण क्षमता किरणों की तुलना में क्या होती है, 1/10,000 गुनी होती है, तथा बी इक्वल टू किरणों की तुलना में 1/100 गुनी होती है। और 7वें नंबर पे देखते हैं प्रतिदीप्तिशील। 7वें नंबर पे देखते हैं प्रतिदीप्तिशील पदार्थ पर पड़ने पर ये प्रतिदीप्ति क्या होती है, उत्पन्न करती है। ये प्रतिदीप्ति क्या करती है भाई, उत्पन्न करती है। ये प्रतिदीप्ति क्या करती है, उत्पन्न करती है। तो गामा किरणों के बेस पे जब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ये अनावेशित किरणें होती है, जो कि विद्युत चुंबकीय पदार्थों के बेस पे आगे के जो आप लोगों के विद्युत मार्ग होती है उसको चुंबकीय क्षेत्र में क्या करती है, प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ से क्या करती है, प्रदर्शित करती है, जो कि विक्षेपित नहीं होती है। तो गामा किरणें को बेस पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ से कर देंगे कि ये अनावेशित किरणें होती है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, अतः विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है। इनका वेग प्रकाश के वेग के समान होता है, इनकी भेदन क्षमता बीटा किरणों की 100 गुनी तथा अल्फा किरणों की 10,000 गुनी होती है। अल्फा किरणों की क्या होती है, 10,000 गुनी होती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को अन्य कणों की अपेक्षा सबसे अधिक प्रभावित करती है, जबकि इनकी आयनीकरण क्षमता किरणों की तुलना में 1/10,000 गुनी होती है, 1/10,000 गुनी होती है, जो कि बीटा किरणों की तुलना में 1/100 गुनी होती है, 1/100 गुनी होती है। और 7वें नंबर पे प्रतिदीप्तिशील पदार्थ पर पड़ने पर यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। तो इस प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, यह किस प्रकार से करती है, किसके बेस पे करती है, उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पर गामा किरणें के बेस में देख रहे हैं। चलिए,
तो अल्फा को देख लिए, बीटा को देख लिए, गामा को देख लिए। अब इसकी जो तुलनात्मक अध्ययन था अल्फा बीटा गामा के बेस में, जिसका तुलनात्मक अध्ययन हम लोगों ने अभी इसी वीडियो के अंतराल में किया है, इसके आगे के कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए इसके बाद है सोडी-फजल का विस्थापन नियम। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोडी-फजल का विस्थापन नियम। सोडी-फजल का विस्थापन नियम क्या होता है, यह किस तरीके से होता है, इसका कंटेंट किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सोडी-फजल का विस्थापन नियम, सोडी-फजल का विस्थापन नियम। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। सन 1913 में सोडी तथा फजल ने, सन 1913 में सोडी तथा फजल ने, किसने, सोडी तथा फजल ने रेडियो एक्टिविता के रूप में, किसके रूप में, रेडियो एक्टिविता के रूप में, किसके रूप में भाई, रेडियो एक्टिविता के रूपांतरण के लिए, रेडियो एक्टिविता के रूपांतरण के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे सोडी-फजल का विस्थापन नियम कहते हैं, जिसे सोडी-फजल का क्या बोलते हैं, विस्थापन नियम कहते हैं, जिसे सोडी-फजल का विस्थापन नियम कहते हैं, जो कि निम्नानुसार है, जो कि निम्नानुसार है। इसको 1 बाय 1 करके हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो सोडी-फजल का विस्थापन नियम के अंतराल में हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि यह सन 1913 में सोडी तथा फजल ने रेडियो एक्टिविता का रूपांतरण के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे सोडी-फजल का विस्थापन नियम कहते हैं, जो कि निम्नानुसार है। क्लियर। तो सोडी-फजल का विस्थापन नियम के अंतर्गत में हम लोगों ने ये चीज़ को देखा है। देखिए सोडी-फजल के विस्थापन नियम के अंतराल में, सोडी-फजल के विस्थापन नियम, सोडी-फजल के विस्थापन नियम के अंतराल में हम लोगों ने ये चीज़ को देखा है कि सन 1913 में सोडी तथा फजल ने, सन 1913 में, यहाँ पर देखिए सन 1913 में, सन 1913 में, सन 1913 में सोडी तथा फजल ने, किसने, सोडी तथा फजल ने, सोडी तथा फजल ने, सोडी तथा फजल ने, सोडी तथा फजल ने रेडियो एक्टिविता रूपांतरण के लिए, किसके लिए, रेडियो एक्टिविता रूपांतरण के लिए, रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविता रूपांतरण के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया गया। रूपांतरण के लिए देखिए यहाँ से, रूपांतरण के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया गया, रूपांतरण के लिए यहाँ से एक नियम का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, एक नियम का क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया, जिसे सोडी-फजल का विस्थापन नियम कहते हैं, जिसको सोडी-फजल का विस्थापन नियम कहते हैं। यहाँ से जिसको सोडी-फजल का विस्थापन नियम कहते हैं, विस्थापन नियम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सोडी-फजल के जो विस्थापन नियम होता है वो किस तरीके से होता है, इसके बेस पे हम लोग देख रहे हैं। तो सन 1913 में सोडी तथा फजल ने रेडियो एक्टिविता रूपांतरण के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे सोडी-फजल का विस्थापन नियम कहते हैं, जो कि निम्नानुसार है। पहला, जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, देखिए पहला कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ कण उत्सर्जित करता है, कण के वो क्या करता है, उत्सर्जित करता है, तो उसकी परमाणु संख्या में, तो उसकी परमाणु संख्या में 2 तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या के बेस पे हम लोग देखते हैं तो उसके में 4 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। परमाणु संख्या में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। तो इस चीज़ को देखते रहिएगा कि सोडी-फजल का विस्थापन नियम के आधार पर जब सन 1913 में सोडी तथा फजल ने एक रेडियो एक्टिविता के रूपांतरण के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे सोडी-फजल का, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया था, सोडी-फजल का विस्थापन नियम, जो कि निम्नानुसार है। पहला हम लोग ये देखते हैं कि जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ कण उत्सर्जित करता है तो उसके परमाणु संख्या में 2 तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। और सेकेंड कंटेंट के बेस पे हम लोग को ये पूछ रहे थे, तो सेकेंड कंटेंट के बेस में क्या होता है, जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ बीटा कण उत्सर्जित करता है। यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ से देखते रहिए, क्या कण उत्सर्जित करता है, बीटा कण उत्सर्जित करता है। क्या कण उत्सर्जित करता है, बीटा कण उत्सर्जित करता है। यहाँ से देखिए, जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ बीटा कण उत्सर्जित करता है तो उसका परमाणु क्रमांक 1, तो उसका परमाणु क्रमांक 1 हो जाता है। उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। उसका परमाणु क्रमांक 1 हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। और थर्ड कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से वाई किरण के उत्सर्जन पर, रेडियो एक्टिव पदार्थ के वाई किरण मतलब गामा किरण के उत्सर्जन पर उसकी परमाणु संख्या पर
परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान पर संख्या अपरिवर्तित रहती है। संख्या क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। तो इस चीज़ के बेस पे हम लोग यहाँ से इस चीज़ को देखें कि सोडी फजन के नियम के विस्थापन के नियम के बेस पे कि सन 1913 में सोडी तथा फजन ने रेडियो एक्टिविता रूपांतरण के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे सोडी फजन का विस्थापन नियम कहते हैं, जो कि निम्नानुसार है। जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ कण उत्सर्जित करता है तो उसकी परमाणु संख्या में 2 तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ बीटा कण उत्सर्जित करता है तो उसका परमाणु क्रमांक 1 कम हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या परिवर्तित रहता है। उसी प्रकार रेडियो एक्टिव पदार्थ में गामा किरण के उत्सर्जन पर उसका परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो ये आप लोगों का सोडी फजन का विस्थापन नियम के अंतराल में है, जिसके अंतर्गत आप लोग इसको 1913 की दृष्टि से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। आगे देखते हैं रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, रेडियो एक्टिव डिके लॉ। रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, क्षय हो रहा है तो वह किस तरीके से हो रहा है, उसका कारण क्या है, इसका हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव क्षय का नियम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय, रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय के आधार पर रदरफोर्ड एवं सोडी ने एक नियम का प्रतिपादन किया। भाई एक नियम का क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय के आधार पर तथा रदरफोर्ड एवं सोडी ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे रदरफोर्ड का नियम या रेडियो एक्टिव क्षय का नियम कहते हैं, जिसे रदरफोर्ड का नियम या रेडियो एक्टिव का क्षय कहते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय के आधार पर देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय के आधार पर रदरफोर्ड एवं सोडी ने एक नियम का प्रतिपादन किया था, एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे रदरफोर्ड के नियम के नाम से जाना जाता है, जिसे रदरफोर्ड के नियम तथा रेडियो एक्टिव क्षय नियम कहते हैं। दोनों एक ही साइड पे है, इस कारण से यहाँ पर रेडियो एक्टिव क्षय नियम के बेस पे यहाँ पर इस चीज़ को क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इस चीज़ के बेस पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई कि रेडियो एक्टिव क्षय के नियम के बेस पे कहाँ पर गया, तो क्षय नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ, इस नियम के अनुसार देखिए, इस नियम के अनुसार किसी क्षण पर रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रति सेकंड क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या उस क्षण पदार्थ में, परमाणु की संख्या उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती थी। परमाणु की संख्या के क्या होती थी, समानुपाती होती थी। तो रेडियो एक्टिव क्षय नियम के बेस पे हम लोगों ने ये चीज़ को देखा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय के आधार पर क्या होती है, रदरफोर्ड एवं सोडी के बेस पे होती है, तथा इस नियम के बेस पे हम लोग किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रति सेकंड क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या की क्या करते हैं, पता करते हैं। तो उस क्षण पर पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या होती है भाई, वह उस समय के सेकंड के जो समय चल रहा है उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब वहाँ पर जो होती है, एक का मान बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, पहला घटेगा दूसरा का भी घटेगा, एक दूसरे के पूरक होते हैं दोनों। क्लियर। तो चलिए यहाँ से अगला कंटेंट को हम लोग देखते हैं, इसी के बेस से परिभाषित के बेस से जुड़ा है। क्षय नियतांक का व्युत्क्रम, क्षय नियतांक का व्युत्क्रम वह समय होता है, ठीक है, वह समय होता है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन से सक्रिय परमाणुओं की संख्या मूल मान की 36.8 गुना या गुनी क्या हो जाती है, रह जाती है। इसका मात्रक प्रति सेकेंड होता है, इसका मात्रक क्या होता है, प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ से क्षय की दृष्टि से अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो क्या होता है भाई, क्षय नियतांक का व्युत्क्रम वह समय होता है जिसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन से सक्रिय परमाणुओं की संख्या मूल मान की 36.8 गुना होती है या गुना रह जाती है। तो इसका मात्रक प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को भी बोल सकते हैं कि क्षय नियतांक का व्युत्क्रम वह समय होता है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन से सक्रिय परमाणुओं की संख्या मूल मान की 36.8 गुनी होती है, यह गुना रह जाती है। इसका मात्रक प्रति सेकेंड होता है, इसका मात्रक क्या होता है, प्रति सेकेंड होता है। वो किस तरीके से होता है, इस प्रति सेकेंड के माध्यम से आप लोग यहाँ से भली भांति इस चीज़ को जान सकते हैं। तो ये आप लोगों के रेडियो एक्टिव क्षय नियम के बेस पे आ गया, जिसके अंतर्गत आप लोग रेडियो एक्टिविटी के बेस पे क्या होती है, उसके नाभिक के बेस पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के बेस पे क्या होती है, प्रोटॉन के बेस पे क्या होती है, इस चीज़ को आप लोग भली भांति यहाँ से जानते हैं। क्लियर। चलिए अब अर्धायु काल को जानते हैं, हाफ लाइफ टाइम के बारे में जानते हैं। भाई अर्धायु काल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से हेडिंग कर लेते हैं। भाई अर्धायु काल,
अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल क्या होता है देखिए, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुकाल, यहाँ से देखिए, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का, किसी रेडियो एक्टिव, किसी रेडियो एक्टिव 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 पदार्थ का, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें, वह समय होता है, वह समय होता है जिसमें, जिसमें विघटन के कारण, जिसमें किसके कारण, विघटन के कारण, जिसमें विघटन के कारण, जिसमें विघटन के कारण, जिसमें आप लोगों के विघटन के कारण उसके परमाणुओं की संख्या, विघटन के कारण उसके परमाणुओं की संख्या, विघटन के कारण उसके परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, अपनी प्रारंभिक मान की क्या हो जाती है, आधी रह जाती है, अपनी प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। तो अर्ध आयुकाल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखना है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि विघटन के कारण उसके परमाणु की संख्या अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। जैसे कि नाभिक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, ये नाभिक के बेस पे आप लोगों का इस तरीके से आया है। देखिए, नाभिक को हम लोग अगर इस तरीके से ले जाते हैं भाई, तब इसका जो आकृति होता है वो किस तरीके से बनता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए, इसका नाभिक के परिकल्पना बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं किस तरीके से होता है। ये आपका नाभिक के बेस पे है। चलिए, ये नाभिक के बेस, अब इसमें आपका दो पार्टिकल्स आता है भाई, दो पार्टिकल्स के बेस पे आप लोगों का यहाँ से आता है, दो पार्टिकल्स के बेस पे अगर इस चीज़ को करते हैं तो यहाँ से आप लोगों को दो पार्टिकल्स के बेस पे यहाँ से आता है 1 2, एक न्यूट्रॉन के बेस पे आता है यहाँ से, ये न्यूट्रॉन के बेस पे आ गया, और एक क्या, प्रोटॉन के बेस पे आ गया। देखिए, ये आप लोगों का न्यूट्रॉन के बेस पे, ये प्रोटॉन के बेस, न्यूट्रॉन के बेस पे ये क्या होता है, अनावेशित। प्रोटॉन के बेस पे यह क्या होता है, धनावेशित, धनावेशित होता है। ये क्या होता है, धनावेशित होता है। ये क्या होता है, ऋणावेशित होता है। अब अनावेशित होता है इलेक्ट्रॉन के बेस पे। अब इस नाभिक के चारों तरफ चक्का लगाने वाला, यहाँ से ये आप लोग का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आप लोग को चारों तरफ क्या लगता है, चक्का लगाता है इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से आप लोगों का, इस तरीके से आप लोगों के बेस पे ये हो जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के माध्यम से हो जाएगा। तो इस चीज़ को करेंगे तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है भाई। ये आप लोगों का ऋणावेशित होता है। तो धनावेशित के बेस पे हम लोग देख रहे हैं, धनावेशित के बेस पे हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोटॉन है जो कि धनावेशित के बेस पे है, और न्यूट्रॉन क्या है, अनावेशित के बेस पे है। इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ऋणावेशित के बेस पे है, और न्यूट्रॉन अनावेशित, और प्रोटॉन आप लोगों का धनावेशित के बेस पे है। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार से हम लोग ये देखते हैं कि जो परमाणु होता है भाई, जो अणु होता है, जो क्या होता है, अणु होता है। ये अणु छोटे छोटे परमाणु से मिल करके बने होते हैं। ये अणु आपके छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बने होते हैं। ठीक है, ये अणु आपके क्या होते हैं, छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बने होते हैं। ये अणु छोटे छोटे परमाणुओं से, छोटे छोटे परमाणुओं से, ये जो अणु होते हैं भाई वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं। क्योंकि परमाणु के केंद्रीय भाग नाभिक पर स्थित होता है, क्योंकि परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक पर स्थित है, क्योंकि परमाणु का केंद्र भाग हमारे पास देखते हैं तो अणु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि परमाणु के केंद्र भाग में नाभिक स्थित होता है, नाभिक स्थित होता है।
नाभिक स्थित होता है, ठीक है। और नाभिक में 2 पार्टिकल्स होते हैं, नाभिक में 2 कण होते हैं, यहाँ से नाभिक में 2 कण होते हैं, नाभिक में 2 कण, नाभिक में 2 कण, यहाँ से देखिए नाभिक में 2 कण होते हैं, 2 कण, नाभिक में 2 कण होते हैं, नाभिक में 2 कण होते हैं। क्लियर। तो नाभिक में यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कण होते हैं, तो यहाँ से 2 कण के बेस पे हो जाएगा। देखिए तो अर्धआयुकाल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धआयुकाल वह समय होता है जिसमें विघटन के कारण उसके परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक मान की क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। क्लियर। आगे देखते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किस बेस पे होती है, इस चीज़ को देखते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता उसके क्षय होने की दर तथा इससे आर दर्शाते हैं, इससे आर से हम लोग दर्शाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ में एन रेडियो एक्टिव नाभिक हो तो किसी समय पर पदार्थ की सक्रियता में उसकी होने वाली जो क्षय होती है वह क्षय होने की ऊर्जा के बेस पे होती है, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता के माध्यम से हम इस चीज़ को करते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता उसके क्षय होने की दर की बेस पे होती है, इसे आर से व्यक्त करते हैं तथा यह रेडियोएक्टिव पदार्थ में ए रेडियोएक्टिव नाभिक की बेस पे बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसका आगे का देखते हैं सक्रियता का मात्रक क्या क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए सक्रियता के बेस पे हमारे पास जो मात्रक होता है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है मात्रक का। तो सक्रियता के बेस पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता यहाँ पर देखते हैं, सक्रियता का मात्रक यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, सक्रियता का मात्रक किस तरीके से होता है, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पहला अगर देखते हैं तो पहला हमारे पास क्या आता है, पहला अगर देखते हैं तो रेडियो एक्टिव पदार्थ में रेडियो एक्टिव पदार्थ की रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का एसआई मात्रक, सक्रियता का एसआई मात्रक। क्लियर। तो सक्रियता का मात्रक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता के एसआई मात्रक बैकरल होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, बैकरल। एसआई मात्रक आपका होता है भाई बैकरल। एसआई मात्रक क्या होता है, बैकरल होता है। इसे बी क्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग बी क्यू से प्रदर्शित करते हैं, बी क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग बी क्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सक्रियता की मात्रा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का एसआई मात्रक बैकरल होता है। इसे बी क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, बी क्यू से प्रदर्शित करते हैं, जो कि 6 प्रति सेकेंड के बेस पे होता है। सेकेंड चीज़ में हम लोग ये चीज़ को देखते हैं, देखिए कि सक्रियता का दूसरा मात्रक रदरफोर्ड है। सक्रियता का दूसरा मात्रक आप लोग क्या है, रदरफोर्ड है। तो इसको रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, तब इसे आरडी से व्यक्त करते हैं। तब हम इसको किससे व्यक्त करते हैं, आरडी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को व्यक्त करते हैं। तो सक्रियता की मात्रा के बेस में जो अणु के बेस पे होती है, जो परमाणु के बेस पे होती है, इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण किस तरीके से होती है, इलेक्ट्रॉनों का गमन किस तरीके से होती है, एक दूसरे से आकर्षित किस तरीके से करते हैं, प्रतिकर्षित किस तरीके से करते हैं, खाली जगह को किस तरीके से भरते हैं, किस तरीके से फिलअप करते हैं, ये यहाँ पर हम इस नियम के दृष्टि से हम लोग इसको 1 बाय 1 करके क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या दिया गया, सक्रियता का दूसरा मात्रक क्या है, रदरफोर्ड है, जिसे हम लोग आरडी से व्यक्त करेंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, अगर चीज़ को देखते हैं तो एक रदरफोर्ड बराबर यहाँ से एक रदरफोर्ड बराबर कितना होता है, 10⁶ 6 प्रति सेकेंड होता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि सक्रियता का अन्य मात्रक क्यूरी है, जिसे सीआई से प्रदर्शित किया जाता है। तब 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 × 10⁻7 होता है। 3.7 × 10⁻7 6 प्रति सेकेंड के बेस पे होता है, 6 प्रति सेकेंड के बेस पे होता है। तो इसके अंतर्गत आप लोगों का ये क्वेश्चन क्या होता है, फिनिश होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है रेडियो एक्टिव पदार्थ का औसत या माध्य आयु की गणना। चलिए यहाँ से हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ के औसत आयु के बारे में बताते हैं, उसके बाद आप लोग इसको डेरिवेशन के इस रूप में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु या माध्य आयु। रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु या माध्य आयु, तो औसत के बेस में देखेंगे तो नॉर्मल पे हो जाएगा, इसलिए दोनों को देखना पड़ेगा। और जितने भी अर्धगणितीय व्यंजक है इस चैप्टर से, उस चैप्टर को देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसके अनुप्रयोग से भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, रेडियो एक्टिव पदार्थ की पदार्थ की
औसत आयु या माध्य आयु, औसत आयु या माध्य आयु, औसत आयु, औसत आयु या माध्य आयु, या फिर माध्य आयु, माध्य आयु। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु या माध्य आयु के बेस पर हम इस चीज़ को देखते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्या होती है, जो उसकी औसत आयु होती है भाई। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु या माध्य आयु सभी परमाणुओं की, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की, देखिए किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु या माध्य आयु सभी परमाणुओं की आयु के योग के क्या होती है, परमाणुओं की कुल संख्या के क्या होती है, अनुपात के बराबर होती है। इसे हम लोग आर के बेस से प्रदर्शित किया जाता है, आर ए भी के बेस से प्रदर्शित किया जाता है, एवरेज के बेस पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु या माध्य आयु, जिसके अंतर्गत में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु या माध्य आयु से सभी परमाणुओं के आयु के योग एवं परमाणुओं की कुल संख्या का अनुपात होती है, जिसको हम लोग इस बेस पे दिखते हैं भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु, यहाँ से इस चीज़ को देखा जाता है। देखिए किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु उसके क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है, व्युत्क्रम की क्या होती है, बराबर होती है, तथा अर्ध आयु और औसत आयु, अर्ध आयु तथा औसत आयु में संबंध किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु किसके बेस पे होती है, टाउ के बेस पे होती है। किसके बेस पे होती है भाई, तो ये आप लोगों की टाउ के बेस पे होती है। टाउ के बेस पे अगर इस चीज़ को आप लोग शो अप करते हैं तो आप लोगों को तुरंत ही मिल जाएगा। और किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु उसके क्षय के नियतांक के बेस पे है, मतलब उसके व्युत्क्रम के बेस पे है भाई। किसके बेस पे है, उसके व्युत्क्रम के बराबर है, तब वहाँ पर अर्ध आयु जो होता है वह औसत आयु के संबंध में किसी रेडियो पदार्थ की औसत आयु के बेस पे होती है, जो कि टाउ के माध्यम से हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं। किसके माध्यम से देख रहे हैं, टाउ के माध्यम से देख रहे हैं भाई। तो किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु उसके क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है, तथा अर्ध आयु और उसके औसत आयु में संबंध किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु के बराबर होती है। क्लियर। तो रेडियो एक्टिव का क्षय किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। रेडियो एक्टिव की क्षय किस तरीके से होती है, रेडियो एक्टिविता में इसकी क्षय किस प्रकार से होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो चलिए रेडियो एक्टिविता में यहाँ पर जो जीरो कण होती है, जो अल्फा कण के बेस पे, जो बीटा कण के बेस पे उत्सर्जन के फलस्वरूप जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है, क्या होती है, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है और जो क्या होती है न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, वो किस तरीके से होती है। जैसे कि कोई भी नाभिक होती है जिसमें प्रोटॉन, कोई भी नाभिक है जिसमें दो पार्टिकल्स आपके उपस्थित रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आपका अनावेशित होता है, प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि किसी परमाणु द्रव्यमान नाभिक के बेस में जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, मतलब जितना धनावेशों की संख्या होती है उतना ही ऋण आवेशों की संख्या होती है। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनावेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश होता है, मतलब जो धनी है वो धनावेश, जो ऋणी है वह ऋण आवेश होता है। तो रेडियो एक्टिविता में यहाँ पर कण के बेस पर अगर उत्सर्जन के फलस्वरूप से इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को परिवर्तित करते हैं, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, जिससे नए तत्वों का नाभिक बन जाता है, जिससे नए तत्वों का क्या बन जाता है, नाभिक बन जाता है। यदि नया तत्व भी रेडियो एक्टिव हो, यदि नया तत्व भी रेडियो एक्टिव हो, यहाँ पर नया तत्व भी रेडियो एक्टिव हो, तो उससे भी कण बीटा कण उत्सर्जित होगा, तो उससे भी अल्फा कण व बीटा कण भी क्या होगा, उत्सर्जित होने लगेगा। तो ये रेडियो एक्टिव क्षय के बेस पे आता है भाई, कि रेडियो एक्टिविता में या तो आप लोगों का अल्फा कण के माध्यम में हो, चाहे वह बीटा कण के माध्यम में हो, चाहे वह उत्सर्जन के फलस्वरूप हो, चाहे वह नाभिक के प्रोटॉन के बेस पे हो, चाहे वह न्यूट्रॉन की संख्या के बेस पे परिवर्तित हो, जिससे कि नए तत्व के नाभिक बन जाता है। यदि नया तत्व भी रेडियो एक्टिविटी के बेस पे है, तो उसके तत्वों के बेस पे हम लोग यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जिससे कि उसके नए तत्वों का नाभिक बन जाता है। यदि नया तत्व भी रेडियो एक्टिव है तो उससे भी आपका अल्फा कण और बीटा कण क्या किया जा सकता है, उत्सर्जित किया जा सकता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ और उसके क्षय के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग देखें। अल्फा क्षय के बेस पे हम लोग देखते हैं, पहला हमारे पास क्या आता है, अल्फा क्षय भाई। अल्फा क्षय के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, पहला आप लोगों का अल्फा क्षय के माध्यम से देखते हैं। चलिए, तो अल्फा क्षय के माध्यम से ये क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अल्फा क्षय के माध्यम से ये किस तरीके से होती है, इस चीज़ को देखिए। अल्फा क्षय के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो ये किस तरीके से होती है, इस चीज़ को देखिए। पहला
अल्फा क्षय के बेस में हम लोग देखते हैं वह प्रक्रिया जिसमें नाभिकों से तीव्रगामी हीलियम नाभिक अल्फा कण उत्सर्जित करती है। कोई भी प्रक्रिया होती है अल्फा प्रक्रिया के बेस पे है। यहाँ पर अगर अल्फा प्रक्रिया की ही बात करते हैं तो अल्फा प्रक्रिया के बेस पे हम लोग ले जाते हैं, तो अल्फा प्रक्रिया के बेस पे ले जाते हैं जिसमें नाभिकों की तीव्रगामी देखिए, जिसमें नाभिकों की क्या होती है, तीव्रगामी होती है। नाभिकों की क्या होती है, तीव्रगामी होती है। नाभिकों की यहाँ पर तीव्रगामी होती है, जो कि हीलियम नाभिक क्या करती है, उत्सर्जित करती है। जो कि हीलियम नाभिक क्या करती है भाई, यहाँ से उत्सर्जित करती है। हीलियम नाभिक यहाँ से क्या करती है, तो यहाँ से हीलियम नाभिक क्या करती है, उत्सर्जित करती है। तो अल्फा क्षय के बेस पे हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें नाभिकों से तीव्रगामी हीलियम नाभिक अल्फा कण उत्सर्जित करती है, जिसके अंतर्गत आपका अल्फा क्षय होता है। अल्फा क्षय के बेस पे आप लोगों का जो बीटा क्षय होता है वो किस तरीके से होता है, गामा क्षय के बेस पे किस तरीके से होता है, उसको हम लोग आगे यहाँ से देखते हैं। चूंकि संतति नाभिक के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या मूल नाभिक के यहाँ पर बताया जा रहा है, चूंकि संतति नाभिक के परमाणु क्रमांक यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, चूंकि संतति नाभिक के परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या मूल नाभिक के परमाणु क्रमांक पर, मूल नाभिक के क्या होता है, परमाणु क्रमांक पर, द्रव्यमान पर, मूल क्रमांक पर और द्रव्यमान संख्या से क्या होती है, क्रमशः 2, 4 कम होती है। क्या होती है, क्रमशः 2 और 4 के बेस पे क्या होती है, कम होते जाती है भाई। वह 2 और 4 के रूप में क्या होती जाती है, अल्टरनेट करते जाते हैं। तो वह संतति नाभिक के परमाणु क्रमांक और उसके द्रव्यमान संख्या के मूल नाभिक के परमाणु क्रमांक और उसके द्रव्यमान संख्या से क्रमशः 2 और 4 दिन ब दिन के बेस पे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसको हम लोग देखते हैं अल्फा के क्षण पे। अब हम लोग बीटा कण के क्षय पे देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बीटा कण क्षय के बेस पे। बीटा कण किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सेकेंड में देखते हैं। यहाँ से बीटा क्षय क्या होता है भाई, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, बीटा क्षय, तो बीटा क्षय नाभिकीय प्रक्रिया होती है। यहाँ पर भी बीटा क्षय क्या होती है, एक नाभिकीय प्रक्रिया होती है। बीटा क्षय एक नाभिकीय प्रक्रिया 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 है जिसमें किसी नाभिक से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग बीटा क्षय बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जिसको बीटा क्षय अथवा एक पॉजिट्रॉन जिसको बीटा क्षय बोलते हैं, का स्वतः क्या होने लगता है, उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है, उसका स्वतः क्या होने लगता है भाई, उत्सर्जन होने लगता है। तो बीटा क्षय के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जो बीटा क्षय होती है वह नाभिकीय प्रक्रिया के बेस पे होती है, जिसमें किसी नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन बीटा क्षय के रूप में अथवा एक पॉजिट्रॉन बीटा क्षय का स्वतः उत्सर्जन के बेस पे होने लगती है, जिसके अंतर्गत हम लोग अल्फा के क्षय के बेस पे देखे हैं। इसके बाद हम लोग किसके बेस पे देखें, बीटा क्षय के बेस पे देखें। तो वास्तव में अल्फा क्षय के बेस पे किस तरीके से होता है, बीटा क्षय के बेस पे किस तरीके से होता है, ये दोनों क्षय किस प्रकार से होते हैं, जिसमें से किसी नाभिक से इलेक्ट्रॉन अथवा एक पॉजिट्रॉन बीटा क्षय का स्वतः उत्सर्जन किस तरीके से करते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखे थे। इसके पश्चात बीटा क्षय के बेस में जो इलेक्ट्रॉन का जो क्षय होता है, यहाँ पर बीटा पॉजिटिव के बेस में इलेक्ट्रॉन का जो क्षय होता है भाई, वह क्षय एक नाभिकीय प्रक्रिया है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में क्या होता है, रूपांतरित होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में क्या होता है, रूपांतरित होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को बताया गया है। क्लियर। तो यही कारण है कि जो बीटा क्षय होती है, यही कारण है कि जो बीटा क्षय होती है उसमें द्रव्यमान संख्या वही रहता है। क्या होता है, बीटा क्षय जो होती है उसमें द्रव्यमान संख्या जो होती है वो क्या होती है, वही रहती है, किंतु परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। इसमें जो परमाणु क्रमांक रहता है भाई, किंतु इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक जो रहता है वो परमाणु क्रमांक एक करके क्या होते लगता है, बढ़ने लगता है, और एक एक करके यहाँ से बढ़ रहा है भाई। तो इसको हम लोग बीटा क्षय या इलेक्ट्रॉन क्षय के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक नाभिकीय प्रक्रिया है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रूप में क्या हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है। और पॉजिट्रॉन क्षय के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे, बी पॉजिटिव या पॉजिट्रॉन क्षय के बेस पे देख रहे थे। तो बी पॉजिटिव क्षय भी एक नाभिकीय प्रक्रिया है। तो
बीटा या पॉजिट्रॉन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें कि क्षय भी एक नाभिकीय प्रक्रिया है। क्या है? क्षय भी एक नाभिकीय प्रक्रिया है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या होता है? रूपांतरित होता है। जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या होता है? रूपांतरित होता है। और यही कारण है कि बी पॉजिटिव क्षय में द्रव्यमान संख्या वही रहती है। इसमें जो क्षय होती है उसमें द्रव्यमान संख्या क्या होती है? वही रहती है, किंतु परमाणु क्रमांक 1 से क्या होती है? कम हो जाती है। किंतु परमाणु क्रमांक, देखिए भाई, कम हो जाएगा तो होना ही पड़ता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक 1 क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और यही कारण है कि बीटा का जो पॉजिटिविटी होती है जो वह आप लोगों के बेस पे होती है। क्लियर? चलिए इसका आगे के कंटेंट को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण को देखते हैं। क्लियर? इस प्रक्रिया में नाभिक अपने चारों ओर परिक्रमण गति करने वाले इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप नाभिकीय प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है तथा एक न्यूट्रॉनों के बेस पे यहाँ पर उत्सर्जित करता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर को देखते हैं। वास्तव में क्या होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के माध्यम से हम इस चीज़ को देखते हैं भाई, क्या होता है इस प्रक्रिया में नाभिक अपने चारों ओर, इस प्रक्रिया में नाभिक अपने चारों ओर परिक्रमण गति करने वाले इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप नाभिकीय प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। अतः एक न्यूट्रॉनों के बेस पे हम लोग इसको क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्टा के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देखें कि इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण किस तरीके से होता है। इस प्रक्रिया में नाभिक अपने चारों ओर परिक्रमण गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित किस तरीके से करते हैं, जिसके फलस्वरूप नाभिकीय प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है तथा एक न्यूट्रॉनों के बेस पे उत्सर्जित होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देखे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण के अंतर्गत आप लोगों के पास आते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण के पास आता है। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण के पास आप लोगों का ये जो आता है, इस प्रक्रिया में नाभिक अपने चारों ओर परिक्रमण गति करने वाले इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर लेती है, जिसके फलस्वरूप नाभिकीय प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है तथा एक न्यूट्रॉनों के बेस पे यहाँ पर एक कण क्या होती है? उत्सर्जित होती है, जिसके कारण यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण कहलाता है। तो इस प्रक्रिया में आप क्या करोगे कि इस प्रक्रिया में जो नाभिक के चारों ओर परिक्रमण गति करते हुए जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको आप लोगों को क्या कर लेना है? अवशोषित कर लेना है, जिसके फलस्वरूप नाभिकीय प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि में परिवर्तित हो जाएगा तथा एक न्यूट्रॉनों के बेस पे क्या हो जाएगा? उत्सर्जित हो जाएगा। तो ये उत्सर्जित के माध्यम से दोनों चीज को आप लोग करा सकते हो, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण के रूप में कराओ, चाहे वह इलेक्ट्रॉन के बेस पे कराओ, चाहे इसको आप लोग अपने चारों ओर परिक्रमण की गति करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कराओ। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण के बेस पे आप लोगों के बेस पे आता है, जिसके फलस्वरूप आप नाभिकीय प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है तथा एक न्यूट्रॉनों के बेस पे उत्सर्जित होने लगता है। क्लियर? तो ये था आज का हमारा इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण से संबंधित वीडियो लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे का जो कंटेंट होता है, आगे के कंटेंट में जो आपका नाभिक होता है, नाभिक के आगे का कंटेंट में नाभिक के प्रकार के बारे में पढ़े, नाभिक की स्थिति किस तरीके से होती है इसके बारे में हम लोगों ने देखे, इसके चारों ओर के परिक्रमण काल के बारे में देखे। इसके आगे के जो कंटेंट है, जो हम लोग श्रेणी के बेस पे हम लोग इस चीज को सॉल्व किए थे। क्लियर? तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे के कंटेंट को हम लोग देखते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।